ये दौर फ्रांस की राजनीति के उथल-पुथल का था। स्थानीय सरकार जनता को अनदेखा, अनसुना कर खुद में ही डूबी थी। अराजकतावादी क्रांतिकारी ऑगस्टा वेलिया ने अपने 2 साथियों के साथ 1893 में फ्रांस की संसद में बम फेंककर धमाका किया और बयान दिया कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इस घटना के लगभग 35 सालों बाद वैसी ही घटना दिल्ली में दोहराई गई, जिसके नायक थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और राजगुरु। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, ये दोनों ऐसे विधेयक थे जो देश में श्रमिकों और मजदूर वर्गों की हालात और बदतर कर देते। चौतरफा विरोध हो रहा था, इसलिए सरकार बिल को केंद्रीय असेंबली में बिना पास करवाए ही अध्यादेश के रूप में कानून को जनता पर थोप देना चाह रही थी। लेबर मूवमेंट था, जहां भी इंडस्ट्रीज नई बनी थी, मुंबई और पूरा बॉम्बे, गुजरात, बॉम्बे, सूरत, बड़ौदा एक्सिस जो है हमारा इंडस्ट्रियलाइज बेल्ट है, उसमें नई नई टेक्सटाइल मिल्स लगे थे। जो मजदूर थे उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई ये तो इन लोगों को अधिकार मिलने चाहिए। सरकार ने बजाय उनको अधिकार देने के उन पर और कंट्रोल की एक बिल लाने की बात की, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का क्रांतिकारी दल नहीं चाहता था कि केंद्रीय असेंबली में धमाका करने में भगत सिंह शामिल हों, लेकिन भगत सिंह अड़ गए। आठ अप्रैल 1929 इसी दिन दोनों बिल कानून बनने के लिए केंद्रीय असेंबली में रखे जाने वाले थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम फेंके और दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दी और नारा बुलंद किया कि बहरी सरकारों को जनता की आवाज सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, जेल में लंबी भूख हड़तालें और अदालतों में जोशीले बयान और अंत में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना। भगत सिंह की एक ऐसे वीर नायक की छवि हमारे सामने आती है जो आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है। लेकिन ऐसे में जो भगत सिंह का बौद्धिक चिंतन है वो अपनी स्पेस की मांग करता है, अपनी जगह की मांग करता है, और ये संघर्ष आज भी जारी है। भगत अनोखे थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि क्रांति की तलवार विचारों की स्थान पर ही तेज होती है। लेकिन भगत सिंह पे बहुत सारी सामग्रियां 90 के दशक के शुरुआत में ही आनी शुरू होती हैं। उन पर कई किताबें लिखी जाने लगती हैं। तब भगत सिंह एक नए रूप में हमारे सामने आते हैं। जनवरी 1919 आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने एक अनोखा गुरिल्ला युद्ध छेड़ा जो लगभग 4 सालों तक चला। नतीजा, अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और आयरलैंड के अधिकांश हिस्सों को आजाद करना पड़ा। ये एक क्रांति थी जिसने कईयों को जगाया जो गुलामी की बेड़ियां तोड़ देना चाहते थे।
और 7 समंदर पार भगत सिंह को भी इसी आयरिश क्रांति के रोमांस ने बख्शा नहीं। आयरिश मूवमेंट फेमस था भूख हड़ताल के लिए, अनशन के लिए, कि अपनी जान दे देना। हाँ? तो ये बहुत सारा आयरिश मूवमेंट में होता रहा, और मर मिटने वाली एक भावना, पेट्रियोटिज्म की भावना, ये एक थी। और जिसका जिक्र ये लोग अपने राइटिंग्स में बार बार करते हैं, उनके स्लोगन्स का भी इस्तेमाल करते हैं जगह जगह। और उनकी जो भूख हड़ताल का जो इंस्पिरेशन है वो भी गांधी को इस्तेमाल नहीं करते, वो आयरिश मूवमेंट को इस्तेमाल करते हैं। ये क्रांति दुनिया की क्रांति का हिस्सा बने बिना हिंदुस्तान में नहीं आ सकती। अगर हिंदुस्तान को आजाद किया जाएगा तो विश्व के सहयोग से किया जाएगा। इसीलिए हम भगत सिंह को शहीद आजम कहते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें शामिल चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने काकोरी जैसे कांड से पूरे देश को हिला दिया था, इस संस्था के नाम को भगत सिंह ने 1928 में बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। कम लोग ही ये जानते होंगे कि भगत सिंह को इसकी प्रेरणा इसी आयरिश क्रांति से मिली थी। 750 साल इंग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ आयरलैंड लड़ रहा है और वो ऐसे हैं कि एक पुश्त जाती है, दूसरी आ जाती है, तो प्रेरित होना है। लेकिन भगत सिंह ये भी समझ गया था कि सिर्फ महज राष्ट्रवाद से काम नहीं बनेगा। एक साम्राज्यवाद का मुकाबला करते हुए दूसरे साम्राज्यवाद का समर्थन लेने से काम नहीं बनेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। भगत सिंह का यही वो नारा था जिसने आजादी के दीवानों को वो मंत्र दिया जो आज भी संघर्ष की आवाज बना हुआ है। इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन एंड वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। और हम वो नारे इस्तेमाल नहीं करेंगे जो देश को बांटते हैं, जैसे सत श्री अकाल, नारे तकबीर, हर हर महादेव, ये नारे लगाया करते थे। कांग्रेस की रैली में भी लगा करते थे। कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव ये था कि तीनों धर्मों को इस्तेमाल किया जाए, तीनों धर्म के लोग समझें कि हम शामिल हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, इससे तो आप डिवाइड कर रहे हैं, इससे तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो उनको जोड़ने का तरीका से भी हो सकता है कि आप 2 सेक्युलर नारे लगाएं जिसमें ये आइडेंटिटीज खत्म हो जाए। भगत सिंह ने साफ कहा है कि ये नारा तो रूस की क्रांति का है, और ये जो नारा है ये दुनिया भर में गूंज रहा है। उसने अपटन सिंक्लेयर की किताब बॉस्टन एंड ऑयल कोट की हुई, उसने कहा है कि ये नारा अमेरिका में भी है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज की नींव हिलाने के लिए सरकारी खजाने को लूट लिया। ये वही दौर था जब भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संपर्क में आए थे। काकोरी के बाद भी अभी भी भगत सिंह सरकार के नोटिस में नहीं आए थे। ये वही दौर था जब 1925 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की सरगर्मियों में लाहौर में हिस्सा लिया तो कानपुर जाकर HRA की गतिविधियों को नया आयाम दिया। इसी दौरान भगत सिंह को पढ़ने की जबरदस्त ललक लगी, जिनमें कार्ल मार्क्स भगत के पसंदीदा लेखक बने। क्राई फॉर जस्टिस, डॉन ब्रीन की माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम, जिसका भगत सिंह ने हिंदी में अनुवाद भी किया था,
साथ ही हीरो एंड हीरोइंस ऑफ रशिया, इटली की क्रांति, मैजीनी और गैरीबाल्डी की जीवनियां, अराजकतावाद और अन्य निबंध हिंसा का मनोविज्ञान ने काफी प्रभावित किया। ये बात भी सही है कि वो आयरिश क्रांतिकारियों से बहुत प्रभावित है। तो यहाँ तक कि उन्होंने डॉन ब्रीन की किताब माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम का हिंदी में उस वक्त अनुवाद तक किया था, और जो प्रताप कार्यालय कानपुर छपी थी, निशंकर विद्यार्थी जी ने छापा था उसको, और 1926 में वो एक आने में किताब छप के यहाँ पर बिकी है। तो आयरिश क्रांतिकारियों से प्रभावित थे, और उस वक्त जो इटालियन क्रांतिकारी थे, मैजनी, गैरीबाल्डी, इन सब से प्रभावित थे। बल्कि जो नौजवान भारत सभा उन्होंने बनाई है, उसके पीछे वो इटली की जो यूथ लीग थी, वो भी एक प्रेरणा काम करती थी। ये बात सही है कि साथ साथ उनके विचारों का विकास हो रहा था। वो विश्व भर का इतिहास इतना अधिक पढ़ते थे और इससे इतना अधिक सीखते थे कि आयरिश क्रांतिकारियों से और इटालियन युवक क्रांतिकारियों से आगे बढ़ के फिर वो लेनिन तक पहुँचे।